देखिए पढ़ रहे थे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में देख लिए थे बहुत सारे पॉइंट्स। तो कल का लास्ट था कि इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन का जो टाइप होता है प्रोकैरियोटिक में वो माइटोसिस होता है, और यूकैरियोटिक में जो होता है माइटोसिस और मियोसिस होता है। तो प्रोकैरियोटिक में याद रखना माइटोसिस, और यूकैरियोटिक में माइटोसिस एंड मियोसिस। अब देखिए यहीं पे क्वेश्चन होगा, कोई पूछ देगा क्यों क्यों होता है माइटोसिस, क्यों होता है, कहते हम पर हैं इसलिए होता है। तो ये कोई जवाब नहीं होता, क्यों उसका रीजन बताना पड़ता है। और यही इसी को तो कॉन्सेप्ट कहा जाता है, इसी को कॉन्सेप्ट कि आप जो बोल रहे हैं वो समझ रहे हैं कि नहीं। तो यदि माइटोसिस मियोसिस मियोसिस खास करके पढ़े हैं तो उसके लिए क्या होता है, गैमिट की जरूरत होता है। उसमें क्या होता है, गैमिट पार्टिसिपेट करता है, गैमिट दैट मीन्स सेक्स सेल पार्टिसिपेट करता है। जबकि वो प्रोकैरियोट्स में फॉर्म ही नहीं होता, गैमिट का ही फॉर्मेशन नहीं होता है, तो फिर कहां से होगा। इसीलिए इसमें माइटोसिस होगा। तो क्या होता है, फ्यूजन होता है। समझ में आ रहा है, ये सब टाइप्स आगे में पढ़ेंगे। फ्यूजन होता है ना। तो इस टाइप का ये माइटोसिस में होगा। तो अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट जो है, गैमिट आर नॉट फॉर्म, इसलिए गैमिट फॉर्म नहीं होता, इसलिए इसमें माइटोसिस होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में गैमिट फॉर्म होता है, यानी सेक्स सेल्स इसमें फॉर्म होता है, ठीक है, इसीलिए इसमें मियोसिस भी होता है। तो आप देखिए, और इधर माइटोसिस, तो गैमिटोजेनेसिस में पढ़ेंगे या oogenesis में, यदि गैमिट का फॉर्मेशन होता है, गैमिट में मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, यदि स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, यदि एग का फॉर्मेशन होगा तो oogenesis पढ़ेंगे, है ना। तो उसमें देखेंगे दोनों आएगा, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है, उसमें आएगा, तो फिर वहां डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, गैमिट फॉर्म होता है, इसीलिए इसमें क्या होगा, माइटोसिस एंड मियोसिस होगा, है ना। अब नेक्स्ट है कि न्यूक्लियड, देखे कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो यदि ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, उसके न्यूक्लियर पार्ट जो होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा, सिंगल क्रोमोसोम के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, कि किसके इक्विवेलेंट होगा, सिंगल क्रोमोसोम। और इसके न्यूक्लियोइड जो होगा एसोसिएटेड होगा, या इसके डीएनए एसोसिएटेड होगा हिस्टोन प्रोटीन्स। जबकि इसमें न्यूक्लियस होगा, ट्रू न्यूक्लियस होगा, तो ट्रू न्यूक्लियस कंटेन मोर देन वन क्रोमोसोम। तो इसमें जो न्यूक्लियस में होगा मोर देन वन क्रोमोसोम रहेगा, है यूकैरियोट्स में। अब देखे कि यदि सेल्स है, तो सेल्स का देखे थे फीचर्स में, कि सेल्स के फीचर्स में देखे थे कि जो ये मेटाबॉलिज्म होगा, इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है, ठीक है। ये सेल जो होगा यही रेस्पायर करता है, इसमें रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स पढ़े थे जब लिविंग थिंग्स का फीचर्स पढ़ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग। तो इसमें होता है मेटाबॉलिज्म होता है, इसीलिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल होता है ना, ये सब सारे। तो यदि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल होगा या होगा, तो इसमें क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा, बहुत तरह का प्रोटीन इसमें बनता है, देखेंगे, है ना। जैसे इम्यून से ही रिलेटेड है, तो जितने भी एंटीबॉडीज ये सब सारा क्या प्रोटीन ही है, जो हम लोग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अभी तो रिसेंट स्टडी में ये भी पता चला है कि मैक्सिमम लाइफ स्पैन के लिए इम्यून सेल्स, ठीक है, इम्यून जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। रिसेंटली ये अभी रिसर्च का ये है ना, पब्लिश हुआ है कि मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो होता है, जिसका जो होता है उम्र ज्यादा होता है, उसके लिए इम्यून जीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, नया रिसर्च है। तो प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। इसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा मेटाबॉलिज्म के दौरान, तो इसमें कहाँ होगा, सेल साइटोप्लाज्म में पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म। तो सेल साइटोप्लाज्म होगा। जबकि इसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा यूकैरियोटिक सेल में, ये जो होगा साइटोप्लाज्म के अलावा जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा और क्लोरोप्लास्ट में भी होगा। आप इतना जान दे माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों होगा, क्लोरोप्लास्ट में क्यों होगा, इसका आंसर आप लोग देंगे, ठीक है। फिर हर एक चीज का रीजंस होता है, क्यों होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, इस तरह से सोचना। अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन, तो यदि मेटाबॉलिज्म में ही आएगा ट्रांसक्रिप्शन,
तो ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है। किसका? आरएनए का निर्माण होता है। तो यदि आरएनए का सिंथेसिस होगा तो वो वैसे भी प्रोकैरियोटिक में आरएनए रहता है, डीएनए रहता है। तो यदि इसमें ट्रांसलेशन होगा तो वो जगह कौन सा होगा? साइटोप्लाज्म होगा। तो प्रोकैरियोटिक में जब ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होगी एंड ट्रांसलेशन की क्रिया होगी, वो कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म। तो ट्रांसक्रिप्शन में इसमें आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ट्रांसलेशन में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो समझ लिए, ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए का सिंथेसिस होगा, ट्रांसलेशन में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। और ये दोनों आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस जो होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। इतना बात समझ में आ गया इस पॉइंट को। अब यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो कहाँ होगा? न्यूक्लियस। यानी आरएनए का सिंथेसिस जो होगा, आरएनए के सिंथेसिस के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो कहाँ होगा? न्यूक्लियस में। और ट्रांसलेशन जो होगा यही कहाँ होगा? सेल साइटोप्लाज्म। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, बार बार पूछा जाता है। तो अब देखिए, आपसे साइटोप्लाज्म मार देंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा? न्यूक्लियस में होगा। और ट्रांसलेशन जो होगा कहाँ होगा? साइटो। क्यों होगा? इसका भी रीजन आपको बताना, सोचना, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही नेक्स्ट क्लास में। देन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होगा वो एसोसिएटेड होगा कहाँ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बैक्टीरियल सेल में क्या बोलते हैं? लीसोसोम। क्या बोलते हैं? लीसो। तो उससे अटैच्ड होगा, उसमें कंटेंट रहेगा कौन? रेस्पिरेटरी एंजाइम। ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेटरी एंजाइम जो होगा वो प्रेजेंट रहेगा कहाँ? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। सक्सिनेज, डिहाइड्रोजनेज, साइटोक्रोम सी, है ना, ऑक्सीडेज, ये सब सारा रेस्पिरेटरी एंजाइम जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते तो फिर पढ़ाया जाएगा ये सब डिटेल से। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम जो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी, दैट मीन्स, तो उसके बाद ही एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे एंजाइम जो होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। ऑक्सीडोडिडक्टेज, ये सब सारा जो होगा इसमें होगा। तो वो सारे जितने भी एंजाइम, रेस्पिरेटरी एंजाइम, वो जो होंगे इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहेगा या वहां पे है क्या? साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा। तो देखिए, जितना जरूरत था, थोड़ा आगे बढ़ गया, मैं वहीं पे खत्म कर देता है माइटोसिस, है ना, माइटोसिस मियोसिस पे, लेकिन ये आगे की है। आगे में पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, हो सके बुक में ये सारे डिफरेंसेस एनसीईआरटी में एक जगह नहीं दिया है, लेकिन ये आगे आएगा। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ये सारे पढ़ने के लिए है। उसके बाद इवन रेस्पिरेशन पढ़ने के लिए है, आपके सिलेबस में एनसीईआरटी का बुक में है। तो आगे में ये सब पढ़ेंगे, इसीलिए मैं यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंसेस बता दिया। और इसको डिटेल से जो पढ़ेंगे वो जब टॉपिक्स आएगा तो उसको 1 by 1 करके पढ़ेंगे।